श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं। वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का, जहां आज आपको हम 3 चुनावी राज्यों में वोट के बंटवारे वाली तेज रफ्तार से दौड़ी सियासी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से खबरदार करेंगे, क्योंकि इस बार बंटोगे तो कटोगे वाली राजनीति का तीसरा संस्करण आ चुका है। इसके बाद क्रिकेट के मैदान से आई बड़ी खबर से खबरदार करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अब घुटनों के बल लौटकर वापस भारत से खेलना चाहता है। तीसरी खबर एक सवाल है। सवाल इस बात का कि अमीर के लिए कानून अलग और आम आदमी के लिए कानून अलग चलता है। जहां 12 करोड़ की कार से कुचलने वाले कारोबारी के आगे पुलिस की अकड़ ढीली पड़ जाती है। और फिर आपको मौत के अस्पताल से खबरदार होना है, जहां नवजात बच्ची को अस्पताल की लापरवाही ने मार दिया। तो अब 3 राज्यों में फैली उस राजनीति से आपको खबरदार करते हैं जिसे बटोगे तो कटोगे पार्ट 3 कहा जा रहा है, जिसके 4 किरदार हैं। पहला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूसरे ओवैसी ब्रदर्स यानी असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी, चौथे हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। सब अपने अपने वोट की चिंता कर रहे हैं। बोल भले सबके अलग हैं, लेकिन सियासी सुर वही है। मिस्टर योगी, तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। बुलडोजरों के जरिए घरों को गिरा के, मस्जिदों को गिरा के, कब्रिस्तानों को मिसमार करके, बच्चों को जेल में डालकर समझ रहा है कि डर जाएंगे। याद करिए ना, बांग्लादेश के मुद्दे पर ये सब मौन है। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे एक हिंदू जला दिया गया। यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। उत्तर प्रदेश से असम और पश्चिम बंगाल तक बटोगे तो कटोगे पार्ट 3 की राजनीति चल रही है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बांग्लादेश के हिंदुओं की हत्या को याद कराया है। बटोगे तो कटोगे की बात कही। बंटने की आवश्यकता नहीं। ये जो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं ना, आपको तमाम प्रकार के वादों में बांटना चाहते हैं, इस बहकावे भूल से भी मत आना, क्योंकि देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। उसको कभी मत होने देना। लगभग 17 करोड़ की आबादी वाले मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में 2024 के सत्ता पलट के बाद से हालात अस्थिर बने हुए हैं, जहां अब चुनाव हो रहा है। पिछले महीने 18 दिन के भीतर 7 हिंदू की हत्या बांग्लादेश में होती है। याद करिए ना, बांग्लादेश के मुद्दे पर ये सब मौन है। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये सब मौन है। ये मरने वाला हिंदू कौन है? ये सब दलित हिंदू है। ये दलित हिंदू है। कोई नहीं बोलना है। केवल कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दिया जाए और धर्माचार्यों को छोड़ दिया जाए, लगता है सबका मुंह बंद हो गया है, क्योंकि मरने वाला हिंदू है। बांग्लादेश में जान गंवाने वाले हिंदुओं की जाति बताकर विपक्ष पर सवाल उठाने वाले मुख्यमंत्री दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जाति मायने नहीं रखती। याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जाति, क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगी। असल में भारत के हिंदू वोट को एकजुट रखने के लिए 2024 से लगातार बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार का हवाला देकर विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया जाता है। विपक्ष तब पूछता है, सरकार बीजेपी की है तो सवाल हमसे क्यों? बांग्लादेश में
बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके साथ। अरे भाई, सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री आपके, सवाल हमसे पूछ रहे हो आप कि क्या हो रहा बांग्लादेश में? कमाल के लोग हो आप भाई। बांग्लादेश में क्या हो रहा है आपको प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, हमसे पूछ रहे हो आप। इसका मतलब आपके प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री हैं। तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे जितने भी जहां लोग हैं वो सुरक्षित रहें। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेल्यूर है कि हम अपने पड़ोसी देश के साथ संबंध अच्छे नहीं रख पा रहे और पड़ोसी देशों में जो हमारे लोग रह रहे हैं उनको भी सुरक्षित सरकार नहीं कर पा रही। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। इस देश के अंदर ही हो सकता है, दुनिया के अंदर नहीं होता है। लेकिन जो भी आया शरण मांगने के लिए आया तो शरण मिली, लेकिन यहां बहुत सारे लोगों ने शरण तो ली, लेकिन कुछ लोगों ने शरणार्थी के धर्म का निर्वहन नहीं किया। यहां आकर के हाथ की उंगली पकड़ करके बाद में गला दबाने का काम भी उन्होंने करने का प्रयास किया। अब आपको ओवैसी के प्लान उत्तर प्रदेश की राजनीति से खबरदार करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने चैलेंज दिया। कहा कि योगी के उत्तर प्रदेश में झंडा गाड़ेंगे, लेकिन ये ओवैसी की रणनीति का केवल एक हिस्सा है। असल में इसके 3 चरण हैं। ओवैसी की इसी त्रिकोणीय राजनीति को समझिए। बड़े ओवैसी का प्लान उत्तर प्रदेश, निशाने पर अखिलेश। और अखिलेश यादव जानते हैं कि जिस दिन मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप बनेगी, इनकी दुकान खत्म हो जाएगी। छोटे ओवैसी का प्लान उत्तर प्रदेश, योगी को 15 मिनट वाली चुनौती। मेरे भाई, मैं भी घड़ी पहनता हूं। वक्त की अहमियत और कदर बहुत है मेरे पास। इत्मीनान से रहो, इत्मीनान से रहो। अभी भी वो चुपता है ना। बहुत से जख्म भर गए, लेकिन वो नहीं भरा। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक जिंदा है, जब तक जिंदा है, दर्द का एहसास तो दिलाता रहूंगा। ओवैसी की नेता का प्लान उत्तर प्रदेश, 2 दर्जन बच्चे पैदा करो। तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। अखिलेश के मुस्लिम वोट पर बात, योगी की हिंदुत्व की सियासत पर प्रहार और हम 2 हमारे 2 दर्जन बच्चे बोलकर विवाद की नई बहार। ये उत्तर प्रदेश में वोट बंटवारे की राजनीति का त्रिकोणीय चेहरा है, जिसे ओवैसी की पार्टी ने खोला है। जहां जितनी बयानबाजी होगी उतना ध्रुवीकरण होगा, जिसमें कमान इस वक्त ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने संभाली। बुलडोजरों के जरिए घरों को गिरा के, मस्जिदों को गिरा के, कब्रिस्तानों को मिसमार करके, बच्चों को जेल में डालकर समझ रहा है कि डर जाएंगे। मोदी, योगी सुन ले, ना मैं अपनी नमाज छोड़ने तैयार हो, ना अपनी अज़ा छोड़ने तैयार हो, ना मैं सुन्नत छोड़ने तैयार हूं। उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी ने 2017 में 38 सीट पर चुनाव लड़ा, 37 पर जमानत जब्त हुई। 2022 में ओवैसी की पार्टी 95 सीट पर लड़ी, हर सीट पर जमानत जब्त हुई। अब की बार 100 से ज्यादा सीटों की तैयारी ओवैसी कर रहे हैं, जो बिहार महाराष्ट्र की जीत के बाद यूपी में अपनी पार्टी का खाता खोलना चाहते हैं। मिस्टर योगी, तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो।
चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी की पार्टी आधा फीसदी वोट तक अभी यूपी में किसी चुनाव में नहीं पाई, लेकिन यह तय है कि बड़े भाई हो या छोटे भाई, ओवैसी ब्रदर्स के बयानों की धार से हिंदू वोट को एकजुट करने में बीजेपी जुट जाएगी। चौथी दे रहे हैं स्टेज से, कह रहे हैं कि सुनो योगी हम आ रहे हैं यूपी। नहीं, यूपी आए, यूपी में स्वागत है उनका। यूपी में जो उपद्रव करता है उसके स्वागत के लिए यहाँ पर अच्छी तैयारी रहती है। तो यदि आए और उनके उत्तर प्रदेश का बुलडोजर उनको जो है इंतजार कर रहा है, इस तरीके से स्वागत होगा और जिस तरह का बोल रहे हैं उसी तरह का। हमारे जोगी जी तो कहते हैं जो जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाओ। अब किस तरह यूपी की राजनीति को ओवैसी की पार्टी प्रभावित कर सकती है, इसका उदाहरण मुरादाबाद में उनकी पार्टी के यूपी प्रमुख के बयान से मिलता है, जो मुस्लिमों को 2 दर्जन बच्चे पैदा करने का नारा देते हैं, इस सवाल के साथ कि मुस्लिमों की तादाद से घबराहट क्यों। तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं, हमारे बड़े भैया के अल्हम्दुलिल्लाह 16 बच्चे। और सुनिए, हमारी वालिदा अपनी हयात से 97 साल हमारी वालिदा की उम्र है और कम से कम 72 उनके नाती और पोते जवान, 6-6 बेटे। तो ये घबराहट क्यों है हमारी तादाद पे? जब अखिलेश यादव लगातार पीडीए का नारा देकर ध्रुवीकरण का मौका बीजेपी को नहीं देने की कोशिश में जुटे हैं, तब ओवैसी या उनके दल के नेताओं के नारे या बयान बीजेपी को ऐसा मौका देंगे जिसमें निशाना समाजवादी पार्टी बनेगी, क्योंकि अगर वो बीजेपी को जवाब नहीं देगी तो भी मुस्लिम वोट का नुकसान होगा, और अगर जवाब देगी तो बीजेपी इसको और भुनाएगी। अब असली डर तो समाजवादी पार्टी के पेट में होना चाहिए कि अरे भैया, जिसको खुश करने के लिए हमने सब कुछ कर दिया, अब उसमें कोई सेंध लगाने आ रहा है और हमारे वोट बैंक कटेंगे। तो ये प्रश्न जो है मुझे लगता है उनसे पूछना ज्यादा उचित रहेगा कि ओवैसी आ रहे हैं, अब तुम क्या करोगे। योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर अकबरुद्दीन ललकार रहे हैं, पहले भी अपने बयानों को लेकर वो चर्चा में रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे शेर हैं जिनका नाम लेकर अक्सर गीदड़ अपने आप को भी शेर दिखाने का प्रयास करते आए। बदलाव होगा और ये सब जानते हैं, बदलाव कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ अखिलेश यादव कर सकते हैं। तो बदलाव के लिए लोग अपने ही सेकुलर नेता को वोट देंगे, बाकी हर आदमी समझदार है, कोई अपना वोट का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ऐ जालिम, तू जुल्म करते करते थक जाएगा, लेकिन हम मुसलमान जुल्म सहते सहते कभी नहीं झुकेंगे, कभी नहीं झुकेंगे। बटोगे तो कटोगे की सियासत एक मस्जिद को लेकर भी हो रही है। 2 दिन बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर अपनी बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं। वहीं इसे लेकर दिल्ली से लखनऊ तक हिंदू संगठनों ने पोस्टर चिपका दिए हैं। मुर्शिदाबाद कूच की बातें की जा रही हैं। बंगाल चुनाव के बीच हो रही इस सियासी नूरा कुश्ती में एक यूपी के मौलाना की एंट्री होने से मामला कहीं ज्यादा संवेदनशील हो गया। पश्चिम बंगाल के मालदा का कालिया चक, बांग्लादेश से सटा गांव जो नकली नोटों की टकसाल के लिए कुख्यात है। इसी कालिया चक में उत्तर प्रदेश का एक गुमनाम सा मौलाना अचानक बाबरी मस्जिद पर भड़काऊ बयान देने लगता है। सवाल है कि क्या ये पश्चिम बंगाल में बाबरी पर खेली जा रही राजनीति का नया खेल है। हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। क्या बंगाल चुनाव को देखते हुए बाबरी के जिन्न को फिर से जगाने की कोशिश हो रही है? लेकिन क्यों? किसी के खत्म कर देने से मेरे भाइयों कोई चीज खत्म नहीं हो जाती है, उसका वजूद था, है और रहेगा। मेरे भाइयों तसव्वुर करो, कोई चीज अगर हमसे छीन लो तो क्या वो तुम्हारी हो जाएगी? आज ये घड़ी मेरी है, अगर जबरदस्ती तुम हमसे ये घड़ी छीन लो तो भले ही तुम इसके मालिक हो, लेकिन मालिक बन नहीं जाओगे, वो रहेगी मेरी। अगर
तुम्हारे पास है, लेकिन रहेगी मेरी। इसी तरीके से बाबरी मस्जिद पर तुम कुछ भी कर लो, वो रहेगी बाबरी मस्जिद, वो एक है, वो रहेगी। राम मंदिर को बाबरी मस्जिद बताने वाले मौलाना का क्या है बंगाल चुनाव से रिश्ता? क्या ये ममता की वोट को बंटने से रोकने की कोशिश है, जिसमें उत्तर प्रदेश का एक मौलाना पश्चिम बंगाल को मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित बताता घूमने लगता है? हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ, हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात के। तो पश्चिम बंगाल में दिल्ली से यूपी बंगाल तक बाबरी पर बवाल होता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बना रहे हुमायूं कबीर बताते हैं कि 11 फरवरी से सुबह 10 बजे 1200 लोगों के कुरान पढ़ने के साथ ही बाबरी मस्जिद को बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इसके जवाब में विश्व हिंदू रक्षा परिषद मैदान में उतरता है। बाबरी मस्जिद को गिराने का ऐलान करते हुए पोस्टर लखनऊ में चिपका दिए जाते हैं। जब इस बारे में हुमायूं कबीर से पूछा जाता है तो वो ये कहकर सियासी पारा बढ़ा देते हैं कि हिंदू संगठन जान लें, यह अयोध्या नहीं है, बंगाल है। বাবরি মসজিদ নিয়ে অনেক সমালোচনা, অনেক আলোচনা, অনেক বিরোধিতা, বিশেষ করে রাজ্যের শাসক দলের একটা অংশে এবং মুসলিম সমাজের একটা মাইনরিটি যারা তৃণমূলের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। इस धमकी के बावजूद विश्व हिंदू रक्षा परिषद मंगलवार को मुर्शिदाबाद जाने का ऐलान करता है। लखनऊ में संगठन की तरफ से होर्डिंग लगती है जिस पर लिखा है, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे, बटोगे तो कटोगे। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने एक आह्वान किया है, चलो मुर्शिदाबाद। और आज 9 फरवरी को विश्व हिंदू रक्षा परिषद के तरफ से दिल्ली में जंतर मंतर से ये आह्वान जो है वो वहां से शुरू होगा। जंतर मंतर से नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी होते हुए ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद तक जाएगा। दिल्ली से बंगाल तक बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द खेली जा रही इस नई राजनीति में मामला त्रिकोणीय हो चुका है। हुमायूं कबीर से ममता बनर्जी के अल्पसंख्यक वोट बैंक को लगने वाली चोट की बहस के बीच इटावा के एक मौलाना का बयान वायरल होने लगता है, जिसमें वो मुर्शिदाबाद में बनाई जा रही मस्जिद को बाबरी कहने पर सवाल उठाता है, जहर उगलता है। वो एक पागल उठ गया, एक दीवाना आपके यहाँ, जिसके बारे में मैं बार बार बोल रहा हूं। अभी मैंने हरीश चंद्रपुर में भी उसके बारे में बोला, धमकियां भी हमें 1-2 दी गई। क्या पागलपन है उसका, है? बाबरी नाम रखेगा, मस्जिद का नाम बाबरी रखेगा। तेरी क्या बाबरी मस्जिद नाम रखने से वो बाबरी हो जाएगी? मुझे ये कोई सवाल का जवाब दे दे, क्या तुमने उसका नाम बाबरी रख दिया तो बाबरी रखने से वो बाबरी हो जाएगी? अरे बाबरी मस्जिद तो वो इसलिए कहलाती थी क्योंकि उसको बाबर ने बनवाया था और वो अब तोड़ दी गई, शहीद कर दी गई, खत्म मिलेगी भी। अब सवाल है कि यूपी का गुमनाम मौलाना आचार्य बंगाल को लेकर चर्चा में कैसे आ गए। ये बयान पिछले महीने का है, लेकिन मुर्शिदाबाद में बनती बाबरी मस्जिद को बनाने की तारीख के ऐलान से पहले वायरल हो जाता है, जिसमें पश्चिम बंगाल को मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित बताया जाता है। उस बाबरी मस्जिद का विरोध किया जाता है जिससे बंगाल में वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। उसके बाद तुम पूरी दुनिया में बना लो, वो बाबरी मस्जिद नाम तो रख सकते हो लेकिन बन नहीं सकती। आप मस्जिद बनाइए। तो 10 तारीख को हिंदू संगठन चलो मुर्शिदाबाद का ऐलान करते, 11 तारीख को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का काम शुरू होगा। 12 फरवरी से हुमायूं कबीर बाबरी यात्रा शुरू करने का ऐलान करते। इस धमकी के साथ कि रास्ते में आने वाले हर विरोध को देख लेंगे। इन सब के बीच जर्जिश अंसारी नाम का मौलाना पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता को मजबूत करने वाली की बात कहते हुए सुना जाता है। सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके हैं। जर्जिश साहब भी अपने इटावा की एक मस्जिद के सेक्रेटरी हैं। शाही जामा मस्जिद, ये आपका इसारुद्दीन देखे हैं, गए हैं हमारे यहाँ। पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद अहले हदीस के पास नहीं है जितनी बड़ी हमारी इटावा के अंदर मस्जिद है। उस मस्जिद का मैं सेक्रेटरी हूँ, मुतवल्ली हूँ। अपनी मस्जिद में जुमे का खुतबा तो मैं दे सकता हूं, लेकिन इशा के बाद कोई प्रोग्राम भी बिना परमिशन के हम नहीं कर सकते और परमिशन भी नहीं मिलती है।
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की असली ताकत वो 30% मुस्लिम वोट है, जो पिछले कई चुनाव से उनकी जीत की वजह बनते हैं। लेकिन अगर ये बिखरा तो फिर बंगाल में नतीजों में खेला करने की ताकत रखता है। सवाल है, क्या दिल्ली से बंगाल तक बाबरी पर इसीलिए सियासी संग्राम हो रहा है? पश्चिम बंगाल की तरह असम में भी चुनाव है। वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश यहां भी हो रही है। असम के प्रदेश बीजेपी में 2 दिन पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला। उस पोस्ट में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को मुसलमानों और गौरव गोगोई को टारगेट पर लेते एनिमेशन में दिखाया गया। आपत्ति जताए जाने के बाद बीजेपी ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया तो हैदराबाद में ओवैसी ने कानूनी कार्रवाई की मांग की। मैं नहीं बोलूंगा तो वो मुझे खा जाएगा, मैं नहीं मारूंगा तो वो मुझे मारेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जो कुछ ज्यादा ही खुलकर बोलते हैं। रिक्शा उठिले 5 टका भाड़ा हले 4 टका दी दो। चुनावों में अक्सर शब्दों की मर्यादा टूट जाती है, लेकिन असम के चुनाव में रोज नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। असम बीजेपी की तरफ से पहले पोस्ट होती है, फिर डिलीट कर दिए गए इस वीडियो ने सारी हदें तोड़ दी। इस वीडियो में असम के मुख्यमंत्री निशाना लगाते हुए दिखते हैं। इसके अगले हिस्से में दिखाया जाता है कि वो टोपी दाढ़ी वाले लोगों पर यानी मुस्लिमों पर निशाना लगा रहे हैं। साथ में पाकिस्तान के पोस्टर के साथ गौरव गोगोई हैं, नीचे कुछ लोग हैं। एनिमेशन के आखिर में काउबॉय हिमंता की तस्वीर के साथ लिखा है, विदेशी मुक्त असम, बांग्लादेशियों के लिए कोई रहम नहीं और तुम पाकिस्तान क्यों नहीं गए। ये पोस्ट आते ही हंगामा मचता है। असम बीजेपी फिर पोस्ट डिलीट करती है। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्हें वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता। चलो जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा, क्या करूंगा। असदुद्दीन ओवैसी जो है उन्होंने सर कंप्लेन लॉन्च किया आपके ऊपर में। कहाँ? वीडियो का लेकर क्या क्या? मैं कोई वीडियो के बारे में नहीं जानता हूँ, और अगर मेरे बुरे ऊपर केस दिया है तो अरेस्ट कर लो, क्या आपत्ति है? मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपना बातों में मैं हमेशा कायम रखूंगा। बांग्लादेशी का घुसपैठियों का हम खिलाफ है और खिलाफ रहेगा। ऐसा पहली बार नहीं जब हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के बहाने मुस्लिमों पर निशाना साधा। मिनिस्टर एक वीडियो बना के गोली चला रहा, हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप? मजाक किया जा रहा है आसाम में मुसलमानों से कि आप वीडियो बनाते हैं उसको डिलीट करते हैं, मगर सोशल मीडिया पे तो आ गया वो। मैं कहता हूं, बबांगे दोल कहता हूं, क्या आसाम के चीफ मिनिस्टर का किरदार बदबूदार किरदार है। तुम कितने छोटे हैं आसाम के मुख्यमंत्री तुम। ये विवाद ऐसे वक्त में आया जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में मुस्लिम कलाकारों और भारत के खिलाफ जंग लड़ने वाले पाकिस्तानी के बेटे को न्योता देकर भाईचारा दिखाया जाता है। वहीं असम के मुख्यमंत्री खुलेआम नफरती बयान देते सुनाई पड़ते हैं। मियाकेतो कष्ट দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়াক কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক ক'বাত যাব খুজিলে। এইবিলাক কোনো ইস্যু টিস্যু নহয়। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपए का भिखारी है, मेरे को मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपए 4 रुपए ले कहां लेता? बोल देता हूं आके तेरे को, डालूं तेरे अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपए को। बांग्लादेशी मुसलमानों के अलावा हिमंता के निशाने पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई भी हैं, जिन्हें लेकर हिमंता का दावा है कि उनकी पत्नी एलिजाबेथ ब्रिटिश नागरिक होते हुए भी पाकिस्तान की कंपनी में काम करती थी और विवाह के बाद भी पाकिस्तान से उनको तनख्वाह मिलती रही। जब रिपोर्ट उनके पास आ गया था तभी इस रिपोर्ट का पर्दाफाश मीडिया के सामने क्यों नहीं किया? केंद्र सरकार को रिकमेंडेशंस क्यों नहीं दी? उन्होंने एक भी ऐसा प्रमाण नहीं दे पाए
जो ये साबित कर सकता है कि मैं किसी दूसरे देश का एजेंट हूं। चुनावों में एक दूसरे पर आरोप लगाना आम बात है। नेताओं में जुबानी जंग भी देखी जाती है, लेकिन डिलीट कर दिया गया ये भड़काऊ वीडियो राजनीति में टूटती मर्यादा को लेकर नए सिरे से खबरदार करता है। गुवाहाटी से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। कानून के आगे कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, कोई अपना नहीं होता, कोई पराया नहीं होता, ये सब कहते हैं। लेकिन लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर कानपुर की पुलिस ने क्या किया वो हम आपको अब दिखाते हैं। जब 12 करोड़ की कार से तेज रफ्तार चलकर 6 लोगों को टक्कर मारने वाला कारोबारी पुलिस को दिखता नहीं, जब कानपुर पुलिस की कलम कारोबारी का नाम एफआईआर में सीधे लिखने से पहले कांपने लगती। और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे लंबोर्गिनी वाला है, छोटी कार वाला है। तो जो पक्षपात की बात भी बताएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कार्रवाई है सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के कमिश्नर रघुवीर लाल सीधा झूठ बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि कानून अगर कानपुर में पुलिस के लिए बराबर होता तो कानपुर में जिस 12 करोड़ की कार से 6 लोगों को टक्कर मारने के बाद ड्राइविंग सीट से बाहर अरबपति कारोबारी का बेटा शिवम मिश्रा निकलते हुए दुनिया भर को दिख जाता है, वहां कानपुर की पुलिस अमीरों के कांड के आगे धृतराष्ट्र बन जाती। मामला हल्का करने के लिए सीधे एफआईआर में आरोपी के जगह अज्ञात लिखती है। समझ रहे हैं ना? अज्ञात मतलब कानपुर पुलिस को क्या पता किसने कार चलाई, किसने कार लाकर ठोकी। कानपुर पुलिस की इसी करतूत का फायदा आरोपी का वकील उठाने लगता है। वो बीमार रहते हैं, लेकिन मतलब अभी ऐसा जब वो गाड़ी चला ही नहीं रहे थे, जब वो एक्चुअली में ये जो केस है वो एक्सीडेंट का केस है। और एक्सीडेंट का जो केस है जो एफआईआर दर्ज हुई है वो एक्सीडेंट पर एफआईआर दर्ज हुई है। जब वो गाड़ी ड्राइव ही नहीं कर रहे थे तो उनके ऊपर कोई मामला वैसे भी नहीं बनता है। पूरी की पूरी कानपुर पुलिस का चरित्र और चेहरा एक चाल से सामने आ गया, जो नतमस्तक होती दिखी करोड़ों की कारों के शौकीन उत्तर प्रदेश के बड़े तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा के आगे। वो शिवम मिश्रा जो अपनी 12 करोड़ की कार से कानपुर में निकलता है तेज रफ्तार से, दावा होता है कि 6 लोगों को कुचल देता है। पीछे आप मेरे देखेंगे लैम्बोर्गिनी गाड़ी है, वही गाड़ी जिससे शिवम मिश्रा नाम के व्यक्ति ने कल दोपहर में एक्सीडेंट करके कई लोगों को घायल किया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। बॉडी जो है वो डैमेज है, यहाँ पे आपको स्क्रैचेस दिखेंगे और दाएं तरफ आपको दिखेंगे कि हेडलाइट इसकी पूरी तरीके से यहाँ पर टूटी हुई है। यहाँ आपको लेके चलेंगे, दिखाएंगे कि ये स्पेशल एडिशन गाड़ी है जिसकी कीमत 10 से 12 करोड़ रुपए वो है मार्केट की बताई जा रही है। ये भी बताया गया है कि उसके बाद शिवम ने इस गाड़ी में कई पैसे खर्चा करके मॉडिफिकेशन भी करवाया था। वीडियो में दिखता है कि शिवम मिश्रा के ही बाउंसर अपने मालिक को ड्राइविंग सीट से निकाल रहे हैं, लेकिन कानपुर की पुलिस ने कहा ना, हमको तो किसी ने कहा ही नहीं। इसीलिए एफआईआर में लिख दिया आरोपी अज्ञात। हल्ला मचा तो जिनके पास कहा जाता है कि 100 करोड़ से ज्यादा की केवल कारें हैं, उनका नाम एफआईआर में डालकर कानपुर के कमिश्नर अपना चेहरा बचाने लगे, लेकिन बहुत कमजोर दलील के साथ। अब हमारी जो पहली जो जांच होती है उस जांच में पता लगा है कि शिवम मिश्रा नाम के लड़का चला रहा था। उनके पिताजी का नाम के मिश्रा है। और ये उस समय क्योंकि जो एक्सीडेंट होने के बाद उसको उनके जो बाउंसर थे 2 लड़के, उन्होंने उनको बाहर निकाला है गाड़ी से और उनको ये बताया गया है कि उनका कोई मेडिकल इश्यू था, तो उनको भी प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। और एक्सीडेंट का अभियोग पंजीकृत करने के बाद अब उनका नाम उनका सामने आ गया है। आगे सारी विधिक कार्रवाई की जाएगी। शिवम मिश्रा के खिलाफ क्या मुकदमा लिखा जा रहा है? पहले जो है, क्योंकि जो तौफीक थे उनके द्वारा नाम नहीं बताया गया था, तो एक्सीडेंट का मुकदमा पंजीकृत हो गया था। हमारी जांच में ये पता लगा कि जो चालक है वो शिवम मिश्रा है और अब उनका नाम जो है प्रकाश में आ गया। एहसान नहीं किया है कानपुर पुलिस ने कोई आरोपी का नाम सीधे लिखकर, क्योंकि कानपुर पुलिस का हाल ये है, जिस ग्वालटोली थाने तक आरोपी की लैम्बोर्गिनी कार लाई जाती है तो पुलिस से लेकर दौलतमंद कारोबारी के बाउंसर ऐसा सुरक्षा घेरा बनाकर लाते हैं जैसे कार को हल्का सा भी अब टच हो गया तो कहीं बड़े लोग ना इनके खिलाफ टची हो जाए। दूसरों की कार तो एक्सीडेंट के बाद टांग कर या घसीट कर मंगवा ली जाती है, लेकिन कानपुर पुलिस कारोबारी शिवम मिश्रा की करोड़ों की कार को वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ लाती है। इतना वीआईपी ट्रीटमेंट कि आरोपी की कार को थाने में लाने के बाद कवर करा दिया जाता है।
मतलब आरोपी को पहले अज्ञात लिखकर कवर किया जाता है और कार को काला कपड़ा पहनाकर कवर किया जाता है। वो तो मीडिया जब सवाल करता है तो पुलिस से कवर हटवाकर किसी तरह यहां भी अपना चेहरा बचाने की कोशिश कानपुर की पुलिस करती है। जो बकायदा बाउंसर्स होते हैं शिवम के, वो गाड़ी को घेर के खड़े हो जाते हैं, ना किसी को पास आने देते हैं, और जो विक्टिम का परिवार है जो यहाँ पर आया था उसके साथ धक्का मुक्की भी करते हैं। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी क्यों आरोपी को यहाँ से जाने दिया गया। उसका मेडिकल अभी तक नहीं कराया गया, क्या वो शराब के नशे में था या नहीं था, इसकी पुष्टि नहीं की गई। पाकिस्तान के घुटनों में आज बहुत दर्द हो रहा होगा, क्योंकि आज उसे क्रिकेट के मैदान में भी घुटने टेकने पड़े। T20 वर्ल्ड कप को लेकर सबसे बड़ी खबर यह है कि 15 तारीख को भारत और पाकिस्तान का मैच होगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच खेलने को तैयार नहीं था, उसने आईसीसी से कहा कि वो भारत के साथ उसकी द्विपक्षीय सीरीज करवाए, बांग्लादेश भारत पाकिस्तान की त्रिपक्षीय सीरीज का भी आयोजन करवाए। आईसीसी ने सभी मांगों को खारिज कर दिया। सोचिए, जब पीसीबी औपचारिक रूप से भारत के साथ खेलने का ऐलान करेगा तो शहबाज शरीफ पर क्या बीतेगी, जिन्होंने दुनिया से कहा था कि भारत के साथ पाकिस्तान नहीं खेलेगा। बीसीसीआई और आईसीसी को लेकर पाकिस्तान की इसी नफरत ने शहबाज शरीफ को बुरा फंसा दिया। बीसीसीआई को सबक सिखाने के फेर में मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ से ये तो कहलवा दिया, लेकिन हफ्ते भर के अंदर ही पासा उल्टा पड़ता दिख रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया हो, नीरज, प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया हो नहीं होगा मैच। आज आप मीटिंग भी कर रहे हो तो अपनी प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती कर रहे हो। बट चूरन आप क्या बेच रहे हो कि किसने किसका दरवाजा खटखटाया था वो तो वक्त बताया। और मैं देख रहा हूं, मुझे आज भी ना पाकिस्तान से वो लोग लगे हुए हैं, देखा और मैं तो देख ही रहा हूं। रविवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच बातचीत हुई। 5 घंटे चली इस बैठक में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम भी शामिल होते हैं। मुद्दा था कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के खिलाफ खेलेगा या फिर नहीं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए आईसीसी के सामने कुछ शर्तें रखी, जिनसे कोई भी समझ सकता है कि भारत के खिलाफ क्रिकेट मैच खेलकर जेब भरने के लिए पाकिस्तान कितना उतावला है। पाकिस्तान ने पहली शर्त रखी कि भारत को पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मैचों के लिए आमंत्रित किया जाए। पाकिस्तान की दूसरी शर्त रही कि भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच त्रिकोणीय सीरीज खेली जानी चाहिए। पाकिस्तान ने यह भी मांग रखी कि भारत को इस साल बांग्लादेश का दौरा करना चाहिए। आईसीसी ने तीनों ही शर्तों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय सीरीज का फैसला देशों के बोर्ड मिलकर करते हैं। बायलैटरल क्रिकेट आईसीसी का क्या लेना देना है? Who is ICC? और फिर मतलब वो इतने तड़प रहे हैं इंडिया से बायलैटरल क्रिकेट खेलने के लिए। कूटनीति हो या फिर खेल का मैदान, पाकिस्तान की रणनीति एक जैसी रहती है। वो अधिकतम मांगे रखता है ताकि अगर मान ली जाए तो अपनी जीत का ढिंढोरा पीट सके, और अगर उसकी मांगे नहीं मानी जाती तो वो मामले को विवादित बताकर कहता है कि उसने अपने हितों से समझौता नहीं किया, और अगर वो अपनी मांगों की वजह से मुसीबत में पड़ जाता है तो पाकिस्तान रियायतें मांगता है ताकि वो अपनी इज्जत बचा सके और कुछ सम्मान के साथ निकल सके। आखिर में आपको बता दें कि लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होने के आसार नहीं है। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी की मांगों से सरकार सहमत नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह और स्पीकर ओम बिरला के बीच एक अहम बैठक इसी बाबत हुई है। अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना कश्यप के साथ।